So first we discussed the test of controls, which we basically done to check the operating effectiveness of the internal controls. So what were the test of controls? What are the various types of test of controls? Can you summarize? Observation, inspection, and Yes. recalculation and reperformance. And one more, Inquiry, inspection, inquiry. Huh. observation, and pre-performance. Okay, recalculation we don't do to test control effectiveness because the calculation part is done to check the mathematical accuracy, which is done in substantive testing, test of details, basically. Okay, Okay. so next we discussed about our test of details, our substantive procedure for various types of accounts and balances. So first we did for cash. Next, we did for marketable securities and investments. Then we did for account receivables and revenue. Then notes receivable and interest income. Interest income, yes. And then inventories and cost Cost of of goods. goods. Okay. So now is the next part is property, plant and equipment. So if you have fixed asset, so what are the various tests you do to check for fixed assets? Basically property, plants and equipment. Okay, so again, it is an asset. That means here is the risk of overstatement will be more and existence assertion will be more relevant. So what are the various type of procedure we do? First, we can do reconciliation of subsidiary to control accounts. Basically, we will basically check कि हमारे सब्सिडरी जनरल लेजर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे. Then we can verify legal ownership कि जो भी assets आपके show कर रखे हैं कि क्या उनका legal right कंपनी के पास है या नहीं है, legal title कंपनी का है के पास है या नहीं है. We can verify additions. So if the company has shown that they have certain addition in their property, plant and equipment, then we look for their addition. We can check for FAR, fixed asset registered, requisition registered. We can check for FAR कि क्या आपके जो fixed asset ऐड हुए हैं बेसिकली उनके लिए requisition raised की गई थी या नहीं की गई थी, मीन्स डिमांड रेज की गई थी या नहीं की गई थी. वी कैन वेरीफाई देयर वैल्यूएशन कि क्या जो अमाउंट रिकॉर्डेड है वो प्रॉपरली वैल्यूड है या नहीं. वी कैन लुक फॉर डिस्पोजल्स, लाइक अगर कंपनी ने कुछ फिक्स असेट का रिडक्शन दिखाया है, मींस कि कुछ असेट आपके डिस्पोज ऑफ किए हैं, तो हम डिस्पोज ऑफ चेक कर सकते हैं कि क्या वो जो है डिस्पोजल्स प्रॉपर हुए हैं या नहीं हुए. वी कैन लुक फॉर स्क्रैप सेल कि जो आपकी स्क्रैप सेल हुई है, मतलब जो कंपनी ने ऑब्सोलीट चीजें बेची हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि जो डिस्पोजल हुए हैं क्या वो रिकॉर्डेड किए गए हैं या नहीं किए गए. कि ऐसा तो नहीं कि कुछ असेट रिमूव कर दिया है बट स्टिल दे आर शोन इन दी बैलेंस शीट. ओके, Yes. वी कैन रिकैलकुलेट देयर गेन एंड लॉसेस. सो जो आपने डिस्पोज ऑफ किए हैं असेट, तो उसमें जो गेन या लॉस हुए वो अमाउंट आपका प्रॉपरली कैलकुलेटेड है या नहीं. तो यू कैन डू द रिकैलकुलेशन टू चेक फॉर वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी. यू कैन मेक फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एडिशन. तो जो कंपनी ने आपके फिक्स्ड असेट्स दिखाए हैं, आप उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो कि क्या वो असेट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. या कुछ असेट्स आपकी कंपनी प्रीमाइसेस में पड़े हैं बट दे हैव नॉट रिकॉर्डेड इट, तो यू कैन डू द फिजिकल इंस्पेक्शन आल्सो. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट. यू कैन लुक फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट आल्सो कि कंपनी ने जो एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं. तो हो सकता है दे मे हैव शोन सर्टेन एक्सपेंसेस. अपने टैक्सेस कम करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि कुछ फिक्स असेट खरीदकर उसको एज ए एक्सपेंस दिखा दिया, जबकि उसे कैपिटलाइज करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ शोइंग द एक्सपेंस.
सो यू कैन लुक फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट ऑल्सो, कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसी तो नहीं है जो आपकी फिक्स्ड असेट अकाउंट में होनी थी लेकिन आपकी कंपनी ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में वो दिखा रखी है। ठीक है, इससे आपको कंप्लीटनेस असर्शन के रिगार्डिंग एविडेंसेस मिलेंगे। नेक्स्ट, अब क्योंकि फिक्स्ड असेट्स पर आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है या डिप्लेशन, तो आप उसको रिकैलकुलेट करके देख सकते हो कि क्या जो डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेटेड है वो प्रॉपर है या नहीं है। यू कैन परफॉर्म एनालिटिकल रिव्यू ऑल्सो, आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देख सकते हो। ठीक है, आप मतलब कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर नंबर इस ईयर से। रिव्यू लीज एग्रीमेंट्स, आप लीज एग्रीमेंट चेक कर सकते हो, लाइक इफ the some assets are shown on lease then you can look for the lease agreement, ताकि वहां से आपको पता चल सके कि क्या कंपनी के पास लीगल राइट है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है बट स्टिल कंपनी अभी भी उसे अपने बैलेंस शीट में शो कर दिया है। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन पार्ट के लिए भी आपको यहाँ से एविडेंसेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट, यू कैन डिटरमिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, कि अब ये जो असेट्स आपके शोन किए गए हैं क्या वो प्रॉपर क्लासेस में दिखाए हैं या नहीं दिखाए। फॉर एग्जांपल आपके कुछ आपके पास कुछ का लीगल राइट है, कुछ आपने कोलेट्रल में दे रखे हैं, सो वेदर दे हैव प्रेजेंटेड प्रॉपरली और नॉट, their depreciation method, their basis of valuation and their estimated lines of restriction, कि कुछ restrictions तो नहीं है कुछ assets पे। So these are all about your property, plant and equipment. So basically अगर मैं इसे summarize करूं तो अगर आपको completeness चेक करना है कि क्या आपकी जो फिक्स असेट प्रेजेंट है वो रिकॉर्डेड है या नहीं, तो उसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट चेक कर सकते हो। इट कैन गिव यू एन आइडिया कि कुछ असेट आपके रिपेयर में डाल रखे हैं जबकि कैपिटलाइज्ड होने थे। सेकेंड थिंग, आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो कि जो आपकी रिक्वेजिशन रेज्ड की गई थी या जो आपके फिक्स्ड असेट्स आए हैं क्या वो कंपनी ने रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए। डन। इसके अलावा अगर आपको वैल्यूएशन चेक करनी है तो वैल्यूएशन के लिए आपके पास बेसिकली अगर लीज रिलेटेड है तो आप लीज एग्रीमेंट्स चेक कर सकते हो। अगर आपने कोई डिस्पोज ऑफ किए हैं तो उससे रिगार्डिंग आप गेन एंड लॉस कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप वैल्यूएशन के लिए डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेटेड है या इम्पेयरमेंट है ये आप खुद से रिकैलकुलेट करके देख सकते हो। क्लियर। एग्जिस्टेंस चेक करना है आपको कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो उसके लिए आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो, मींस आप जाकर खुद चेक कर सकते हो कि क्या ये असेट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, उसके बाद इनकी डिस्पोजल्स चेक कर सकते हो कि क्या कुछ असेट ऐसे हैं जो डिस्पोज ऑफ कर दिए बट स्टिल कंपनी अभी भी उसे अपने उसमें बैलेंस शीट में शो कर रही है। ओके। हाँ, राइट एंड ऑब्लिगेशन के लिए अगेन यू कैन लुक फॉर अगर कोई लीज एग्रीमेंट है, लॉन एग्रीमेंट्स है, कोई इनवॉइसेस है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आप चेक कर सकते हो, बिकॉज जब भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल देते हैं, तो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में देख सकते हो कि क्या इसका अप्रूवल मिला है या नहीं मिला इस असेट का। ओके। हाँ, so these are some of the testing which are done for property, plant and equipment. Is it clear? Yes. Okay. Just a minute. So next is our investment. If you have certain long term investment, so basically आपकी long term investment भी कुछ इस तरह से ही होंगी, क्योंकि आप investment के रिगार्डिंग भी पढ़ चुके हो और फिक्स्ड असेट्स के रिगार्डिंग भी टेस्टिंग कर चुके हो, तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी लगभग आपकी टेस्टिंग यही कुछ होगी कि आप ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई कर सकते हो
लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल देते हैं, तो आप उनके रिगार्डिंग ऑथराइजेशन चेक कर सकते हो कि क्या ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑथराइज्ड थी या नहीं थी। यू कैन इंस्पेक्ट एंड काउंट सिक्योरिटीज एंड रिकॉर्ड। ओके, आप उनके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, रिकॉर्ड्स देख सकते हो। अगर आपकी कुछ बेसिकली थर्ड पार्टी की कस्टडी में है कुछ सिक्योरिटीज, यू कैन टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट कस्टडियन कि क्या एक्चुअल में कंपनी के पास उसका लीगल राइट है भी या नहीं है, और सेकेंड थिंग कि क्या एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। ओके, नेक्स्ट थिंग कि इसमें वैल्यूएशन पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज क्या कंपनी ने उसे प्रॉपर वैल्यूएशन की है या नहीं की, तो यू कैन लुक फॉर देयर वैल्यूएशन मेथड कि कंपनी ने जो वैल्यूएशन मेथड्स यूज किए हैं वेदर दे आर अप्रोप्रिएट और नॉट। इफ ऑडिटेड स्टेटमेंट obtain evidence for carrying value and earning, so your investments carrying value, और अगर जो भी earnings आपको उस investment से earn हो रही है, तो you can do the testing for that. You can obtain audited statement. For example, अगर आपकी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है, आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसके लिए वो इक्विटी मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जहां पर जो इन्वेस्टी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए मैटर करेंगी, क्योंकि उन इक्विटी मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टी की इनकम होती है या एक्सपेंसेस होते हैं, आप उसे परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप की बेसिस पर आप अपनी उसमें शो करते हो फाइनेंशियल्स में, तो वहां पर आपके पास इन्वेस्टी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी जरूरी है। हाँ। You can obtain audited statement if available. If audited statement are not available, then you can do the testing based on your materiality level. Pay rely on investees auditor. ठीक है, you can use market quotation when based on broad and active market. Use personal valuation only if reasonable and available. If collateral is important with regard to collectibility, you can ascertain existence and marketable value and transferability. So, आप जो भी इन्वेस्टी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप उसे लेकर देख सकते हो। एक डाउट है। यस, अगर मुझे इंडस्ट्री का कोई कंपनी का ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हो, तो इंडिया में एमसीए ऊपर से मुझे मिल जाते हैं फाइनेंशियल। अगर वो लिस्टेड नहीं है, नॉन लिस्टेड भी है, तो वहां से मुझे फाइनेंशियल मिल सकते हैं। तो यूएस में ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां से मुझे मिल सकेगा? आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कहाँ से किस कंपनी का मिलेगा फाइनेंशियल्स, बट ये इस कंपनी की वेबसाइट्स के थ्रू उनकी रिपोर्ट्स जो जनरेट होती है उस पर आपको मिल सकता है। बाकी हर एक कंपनी के लिए कहाँ अवेलेबल होगा, इवन आई डोंट नो अबाउट दिस। आपके सर से एक बार पूछ लेना, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है तो उन्हें पता होगा कि कहाँ से एग्जैक्टली मिलता है। ठीक है, वैसे बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स तो होती हैं जहाँ कंपनी के डेटा मतलब प्रेजेंट होते हैं, बट एक ऑथेंटिक के लिए लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज जिन्होंने वर्क कर रखे हैं इन चीजों पे उन्हें पता होगा ज्यादा। अभी मतलब मैंने तो कभी ये डेटा लिया नहीं कंपनी का। हाँ। तो मैं हाँ, सर से आप एक बार पूछ लेना। आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर इक्विटी मेथड पे है तो उस केस में आपकी इन्वेस्टी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी हो जाती है, बिकॉज इक्विटी मेथड में आपकी उनकी जो भी परसेंटेज ऑफ इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं यू आर शोन ऑन योर फाइनेंशियल्स।
दूसरी बात, आप पर्सनल वैल्यूएशन करके देख सकते हो, मींस कि जो कंपनी ने मेथड यूज किए हैं फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लाइक उसने यूएस गैप के बेसिस पर अपना वैल्यूएशन किया है या आईएफआरएस के बेसिस पर, हाउ दे क्लासिफाई these investment, how they calculated the dividend and interest part. So you can also do some recalculation to check for their valuation. Okay, you can also do some inquiry with management. आप management से पूछ के देख सकते हो like कि how they have valued some assets, some investments. Okay, these are for long-term investment basically. Next is account payable. So account payables is a kind of liability or asset. Account payable, it is a liability. Yes. So there is it is not a liability, then yes, liability this is हुआ. a liability, current liabilities. So account payable हाँ. is a liabilities. That means there is a risk that company may show understatement of these liabilities. They may understate their liabilities, or here completeness assertion is more relevant because जो भी liabilities exist करती हैं, क्या कंपनी ने वो रिकॉर्ड की है या नहीं की, this will be the major concern. Okay. So अकाउंट पेबल के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अकाउंट पेबल आपके कब क्रिएट होंगे? व्हेन यू हैव सर्टेन परचेज ट्रांजैक्शंस. जब आप कुछ उधार पे खरीदोगे तभी तो आपके अकाउंट पेबल्स क्रिएट होंगे. So you can look for first purchase transaction also simultaneously with your account payables. So परचेज ट्रांजेक्शन्स के लिए सबसे पहले जो भी आपके रिक्वेजिशन रेस्ट की गई थी, उसके बाद जो भी रिसीव हुई और जो भी इनवॉइसेस बने, जो भी इनवॉइसेस रिसीव हुए और जो रिकॉर्डेड है, यू कैन डू सम इंस्पेक्शन. Okay, you can vouch to posting a sample of transaction in account payable subsidiary ledger. You can do posting, you can trace posting from account payable to subsidiary ledger कि आपकी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और क्या रिकॉर्डेड है या नहीं है, या उल्टा भी आप कर सकते हो कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती. Okay, you can do some verify sample of cash discount and purchase return. Okay, if you have certain purchase return, you can look for that कि अगर कोई purchases return हो चुकी है, means कंपनी के account payables कम हो जाने चाहिए. हाँ. तो क्या वो transactions कंपनी ने दिखाई है या नहीं दिखाई? You can look for cut off procedures also. So cut off procedure is the main procedure which we do for account payable. It is used to search for unrecorded liabilities. तो आप इसे नोट भी कर सकते हो. कट ऑफ प्रोसीजर्स बेसिकली आप किस लिए करते हो? ताकि आपको कंप्लीटनेस पता चल सके कि क्या कंपनी ने कोई लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड तो नहीं रखी, मींस रिकॉर्ड ही ना की हो. तो उसके लिए आप कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो बेसिकली, जिसमें आप सब्सिक्वेंट कैश पेमेंट करते हो, सब्सिक्वेंट कैश पेमेंट चेक करते हो. सब्सिक्वेंट कैश पेमेंट का क्या मतलब है कि ईयर एंड के बाद, सपोज जनवरी 1 टू जनवरी 15 आपकी कुछ कैश डिसबर्समेंट हुई है, मींस जिसमें कंपनी ने पेमेंट की है कुछ वेंडर्स को. तो आप वो देख सकते हो कि क्या वो पेमेंट जिन जिन वेंडर्स को की गई है, क्या वो रिकॉर्डेड थी या नहीं रिकॉर्डेड थी ईयर एंड पे. बिकॉज हो सकता है कि कंपनी ने उसे रिकॉर्ड ही ना किया हो. ठीक है, अब आपकी ईयर एंड पे रिकॉर्ड ही ना की हो ताकि लायबिलिटीज कम दिखे, और आफ्टर ईयर एंड आपकी वो रिकॉर्ड करके फटाफट पे भी कर दी ताकि कोई इफेक्ट ही ना आए आपकी फाइनेंशियल्स पर. सो यहाँ से क्या हो सकता है कि कंपनी की ईयर एंड वाली लायबिलिटीज अंडरस्टेटेड हो सकती है. समझा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कट ऑफ प्रोसीजर्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यू कैन लुक फॉर सब्सिक्वेंट कैश पेमेंट टू सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज.
इट इज डन टू चेक फॉर कंप्लीटनेस। इसके अलावा आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज आई टोल्ड यू इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहता, तो आप कुछ ही अकाउंट के लिए कर सकते हो, जैसे बेसिकली जिनका आपको बहुत ज्यादा लो बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली कंपनी अपने अकाउंट पेबल ज्यादा तो दिखाएगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है कम दिखाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई बैलेंस बहुत ज्यादा कम दिखा रखा है, तो यू कैन डू सम एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आप पूछ सकते हो वेंडर से कि क्या कंपनी ने इतना ही, मतलब इतना ही बैलेंस कंपनी का है या उससे ज्यादा है। ठीक है, आप रिव्यू पेबल्स टू रिलेटेड पार्टी की, अगर कोई रिलेटेड पार्टी रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो यू कैन लुक फॉर दैट। इन्वेस्टिगेट डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस मींस कि अकाउंट पेबल बैलेंस आपका यूजुअली क्रेडिट होता है, लेकिन अगर आपके उसमें कुछ डेबिट बैलेंस पड़ा है, डेबिट बैलेंस कब होगा कि जब आपकी ओवर पेमेंट हुई है या कोई पेमेंट आपकी एडवांस में गई हुई है। ठीक है, तो यू कैन लुक कि क्या कंपनी के ओवर पेमेंट की है कुछ पेबल्स की, या कुछ पेबल्स मिसिंग है आपके। यू कैन इन्वेस्टिगेट द डेबिट बैलेंसेस। यू कैन वाउच सिलेक्टेड बैलेंस पेबल टू स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स, कि जो आपके अकाउंट पेबल्स रिकॉर्डेड है आप उसके रिगार्डिंग स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो परचेज जनरल में परचेजेस दिखाई आप उसके रिगार्डिंग वाउचर्स चेक कर सकते हो, रिसीविंग रिपोर्ट चेक कर सकते हो, इंक्वायरीज करके देख सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो कि क्या आप जो अकाउंट पेबल बैलेंसेस रिकॉर्डेड है दे आर प्रॉपरली क्लासिफाइड और नॉट। ओके, Yes. एनी डाउट? No. Okay, next is other current liabilities. Example, accrued payroll and payroll expense. अब आपका पेरोल क्या है? Is also a liability, is also an expense for a company. तो क्या आपकी ये पेरोल बैलेंसेस करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं, तो आप उसके लिए टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपकी पेरोल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो हुई है और जो पेरोल अमाउंट आपका पेंडिंग दिखा रखा है या अक्रूड दिखा रखा है आप वो चेक कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप कंपनी के टाइम कार्ड्स चेक कर सकते हो कि टाइम कार्ड्स टू पेरोल रजिस्टर्ड, की जो किसी एम्प्लॉय का टाइम कार्ड्स टाइम शीट बनी हुई थी उसके रिगार्डिंग उसका पेरोल क्या प्रॉपर क्रिएटेड है या नहीं है। यू कैन लुक फॉर देयर वेजेस और सैलरीज रेट, कि जो पेरोल कैलकुलेटेड है उस वो पेरोल किस रेट पे कैलकुलेटेड है। यू कैन लुक फॉर द रेट ऑल्सो। ठीक है, आप टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन लुक फॉर द टाइम, कि अगर कि जो भी एम्प्लॉयज ने जितने आवर्स वर्क किया है क्या उस आवर्स के अकॉर्डिंग आपका पेरोल सही कैलकुलेटेड है या नहीं, तो यू कैन डू द रिकैलकुलेशन ऑल्सो। वेरीफाई पेरोल डिडक्शंस टू लीगल रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, कि जो आपकी पेरोल डिडक्शंस हुई है, जैसे कोई टैक्स कटा है या कुछ कोई आपके रिटायरमेंट प्लान में कुछ कंट्रीब्यूशन गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या वो डिडक्शंस प्रॉपर है या नहीं। टेस्ट एक्सटेंशन एंड फुटिंग ऑफ पेरोल। ठीक है, आप टोटल चेक कर सकते हो पेरोल का। यू कैन कंपेयर द टोटल ऑफ पेरोल टू द पेरोल चेक्स, कि जो आपका पेरोल एक्सपेंस दिखा रखा है और जो चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, यू कैन कंपेयर देम ऑल्सो। ठीक है, एग्जामिन पेड चेक फॉर इंडोर्समेंट एंड कंपेयर विद पेरोल। रिव्यू ट्रीटमेंट ऑफ अनक्लेम्ड चेक, कि अब जो आपके चेक्स कंपनी ने बनाए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अब किसी एम्प्लॉय मान लो छुट्टी पे था या जो भी, उस एम्प्लॉय को चेक नहीं मिले, तो उन चेक्स का क्या हुआ। यू कैन लुक फॉर डेट चेक ऑल्सो। समझा। रिव्यू ऑथराइजेशन ऑफ पेरोल। ठीक है, अब जो पेरोल क्रिएटेड है वो पेरोल रेट ऑथराइज्ड है या नहीं है, बिकॉज योर एचआर डिपार्टमेंट विल डिसाइड कि जब भी किसी की हायरिंग होती है तो क्या पेरोल उसका रखना है।
उसके बाद आपकी जो पेरोल डिपार्टमेंट है वो कैलकुलेशन करता है और आपके बाद में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पेरोल चेक्स या जो भी डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे जाते हैं. यू कैन कंडक्ट एनालिटिकल रिव्यू ऑल्सो. यू कैन रिकैलकुलेट अक्रूड पेरोल. तो अगर ईयर एंड पे कुछ अक्रूड पेरोल दिखाया है, मीन्स जो कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज दिखाई हैं, यू कैन रिकैलकुलेट देम ऑल्सो. जो टैक्सेस है या विद होल्डिंग्स रखी हैं, एज आई टोल्ड यू, कि जो भी डिडक्शंस हुई हैं आप उसे रिकैलकुलेट करके देख सकते हो. यू कैन टेस्ट सब्सिक्वेंट पेमेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी. तो यहाँ पर भी आप सब्सिक्वेंट कैश पेमेंट चेक कर सकते हो कि क्या कोई आफ्टर ईयर एंड जो ट्रांजेक्शन्स हुई है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी तो नहीं है जो आपकी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी बट कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं करी ईयर एंड पे, और इनका प्रेजेंटेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं. क्लियर? Yes, clear. ओके. सो नेक्स्ट इज आपकी लॉन्ग टर्म डेप्थ आ जाएंगी, इंटरेस्ट बेयरिंग डेप्थ एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस. दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट. आपकी लॉन्ग टर्म डेट हुआ ना, इंटरेस्ट बेयरिंग मतलब? यस, कि जिसपे आप इंटरेस्ट देकर चल रहे हो. ओके. ठीक है, जैसे आपके कोई नोट्स पेबल है, बॉन्ड्स पेबल है, लीज लायबिलिटीज है. हाँ. तो ठीक है. अगेन लायबिलिटीज है तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे कि सारी लायबिलिटीज रिकॉर्डेड है या नहीं रिकॉर्डेड. सो यू कैन वेरीफाई एडिशंस, रिटायरमेंट्स, कि क्या आपकी जो डेप्थ, एडिशनल डेप्थ ली है कंपनी ने वो रिकॉर्डेड है या नहीं, या जो पेमेंट हो चुकी है वो डिडक्टेड है या नहीं है. यू कैन सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कि कुछ लायबिलिटीज आपकी हो सकती है कि कंपनी ने रिकॉर्ड ना की हो, तो यू कैन लुक फॉर देम. क्योंकि अब इस पे इंटरेस्ट आ गया तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकैलकुलेट करके देख सकते हो, आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल चेक कर सकते हो, रिकैलकुलेट करके देख सकते हो इंटरेस्ट को. ठीक है. अच्छा, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी ऐसी लॉन्ग टर्म डेप्थ के लिए भी तो ऑथराइजेशन चाहिए हुए. तो यू कैन हाँ. लुक फॉर मिनट्स ऑफ मीटिंग कि क्या जो डेप्थ दिखाई है वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड की गई थी या नहीं की गई थी. ओके. यू कैन लुक फॉर बॉन्ड इंडेंचर, आप एग्रीमेंट्स चेक कर सकते हो उसके. यू कैन लुक कि क्या जो भी बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट थी, सॉरी डेप्थ की रिक्वायरमेंट थी, क्या वो कंपनी ने फॉलो किए या नहीं किए. बिकॉज जब कंपनी लायबिलिटीज लेती है लॉन्ग टर्म तो हो सकता है कि कुछ उस पे कॉविनेंट्स लगे हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हो, तो क्या कंपनी ने वो रेस्ट्रिक्शंस फॉलो की है या नहीं की गई. आप ये चेक कर सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन लाइक देयर इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी, प्लेज्ड एसेट, करंट पोर्शन क्या है, और कॉविनेंट्स अगेन कि जो भी आपकी रेगुलेशंस लगाई गई है उस पे. So this is all about your long-term depth. समझा. Okay. Next is Similarly. your contingent liabilities. So contingent liabilities क्या होती है कि जो liabilities आपकी क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसकी वजह से कंपनी को हो सकता है कि कुछ लायबिलिटीज फेस करनी पड़े, या हो सकता है कि कुछ कंपनी को गेन हो जाए. तो सिंस गेन के लिए आपकी गेन के लिए सिर्फ आप कुछ अक्रूवल नहीं बनाकर चलते, बिकॉज गेन तभी आप रिकॉग्नाइज करते हो जब वो आपको एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाए, या आपके 100% चांसेस हो जाए कि आपको वो गेन रिसीव होगा ही होगा. लेकिन लायबिलिटीज के केस में क्या होता है कि अगर आपकी क्या है, प्रोबेबल है चांसेस, तो उस केस में आप अक्रूवल बनाकर चलते हो लायबिलिटीज के लिए, या अगर आपके रीजनेबली पॉसिबल है तो उस केस में आप डिस्क्लोजर देकर चलते हो. तो एज एन ऑडिटर आपकी क्या ड्यूटी है कि आपको ये चेक करना है ना कि प्रॉपर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट है वो प्रॉपर है या नहीं, और डिस्क्लोजर्स प्रॉपर है या नहीं. तो कंटिजेंट लायबिलिटीज के लिए ऑडिटर टेस्टिंग करते हैं कि ताकि ये पता चल सके कि कंपनी ने डिस्क्लोजर दिए हैं या नहीं,
और अगर अप्रूवल रिक्वायर्ड था तो वो अप्रूवल बनाया है या नहीं बनाया। ठीक है। हाँ। जैसे सपोज कंपनी पे कोई केस चल रहा था और वो केस आपका बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है और जिसकी वजह से कंपनी को कुछ लॉस हो सकता है और उसके हाई चांसेस हैं, तो फिर उस केस में कंपनी को डिस्क्लोजर या अप्रूवल बनाना चाहिए था और कंपनी ने नहीं बनाया, तो डेट मीन्स कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें डिस्क्लोजर इनकम्प्लीट है, या अगर अप्रूवल चाहिए था वो तो इनकम्प्लीट है लायबिलिटीज। तो इसलिए ऑडिटर कंटिजेंट लायबिलिटीज के रिगार्डिंग भी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। अब कंटिजेंट लायबिलिटीज के लिए सबसे पहला प्राइमरी सोर्स आपका क्या रहेगा, हमेशा मैनेजमेंट या इन हाउस लीगल काउंसिल। मैनेजमेंट इन हाउस लीगल काउंसिल से आप इंक्वायरीज कर सकते हो, आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर ले सकते हो कि जिसमें वो आपको ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उसने सारी डिस्क्लोज्ड की है या अप्रूवल चाहिए था तो अप्रूव्ड की है। यू कैन इंस्पेक्ट फॉर मिनट्स ऑफ मीटिंग, आप TCWG के रिगार्डिंग जो मीटिंग हुई है आप उन्हें चेक कर सकते हो कि क्या उस मीटिंग में कुछ कंटिजेंट लायबिलिटीज मैटर कोई डिस्कस किया गया है या नहीं किया गया। ओके। आप कंपनी पे जो भी लिटिगेशंस चल रही हैं आप उन्हें देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर हो गया और इसके अलावा आप क्या करते हो, एक्सटर्नल काउंसिल से कंफर्मेशन लेते हो कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हो जिसमें आप इंक्वायरीज करते हो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। उस इंक्वायरी से आपको पता चल सकता है कि कंपनी पे जो जो लिटिगेशन चल रहे हैं उसमें क्या क्या चांसेस है कि कंपनी को लॉस हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स बेसिकली ऑडिटर कंटिजेंट लायबिलिटीज के लिए करता है, यस, समझा। ताकि उसका मेन कंसर्न क्या है कि वो लायबिलिटीज या रिकॉर्डेड हो। अगर रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए मतलब डिस्क्लोजर चाहिए सिर्फ, तो डिस्क्लोजर होना चाहिए उसका। ठीक है। अब इक्विटीज एंड डिविडेंड के केस में क्या कर सकते हो आप, आपके डिविडेंड के लिए आप रिकैलकुलेशन करके देख सकते हो, आप बोर्ड्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक कर सकते हो कि कितने डिविडेंड आपके कंपनी ने ऑथराइज किए हैं और कितने लाइक पे करने हैं इस ईयर। अगर आपकी कुछ इक्विटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है, कोई स्टॉक इशू किए गए हैं या कोई बायबैक किए हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। देन यू कैन वेरीफाई ऑल द ट्रांजैक्शन एज टू कंप्यूटेशन एंड ऑथराइजेशन कि कितनी इक्विटी आपकी रेस की गई उसके रिगार्डिंग ऑथराइज्ड है या नहीं वो ट्रांजैक्शंस। यू कैन लुक फॉर मिनट्स ऑफ मीटिंग, अकाउंट फॉर प्रोसीड ऑफ स्टॉक इशू कि जो जो आपके स्टॉक इशू किए गए तो जो उसमें से प्रोसीड्स आ रहे हैं, यानी जो स्टॉक आपकी इशू करके जो पेमेंट्स आ रही है, आर दे प्रॉपरली वैल्यूड और नॉट। आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स के रिगार्डिंग यू कैन कंफर्म विद योर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स। इंस्पेक्ट ट्रेजरी स्टॉक एंड कंफर्म विद ब्रोकर, वेरीफाई ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शंस की कंपनी ने अगर अपने कुछ स्टॉक बायबैक किए हैं तो are these transactions have shown properly or not. You can analyze retained earnings and appropriations of retained earnings because it is also a part of equity. अप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब? मीन्स आपकी कुछ रिटेन अर्निंग्स क्या की जाती है कि आपकी रेस्ट्रिक्ट की जाती है कुछ पर्टिकुलर यूज के लिए, कुछ पर्टिकुलर यूज के लिए अलग से क्लासिफाई की जाती है। तो यू कैन लुक कि क्या रिटेन अर्निंग्स प्रॉपरली क्लासिफाइड है या नहीं है, कि कुछ ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है आपकी रिटेन अर्निंग्स। आपकी जो भी स्टॉक है उसपे हो सकता है आप डिविडेंड इशू कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, तो उस डिविडेंड कैलकुलेशन आपकी प्रॉपर है या नहीं। यू कैन लुक फॉर देयर वैल्यूएशन जिसके लिए आप रिकैलकुलेशन करके देख सकते हो। देन आपका डिस्क्लोजर्स प्रॉपरली दिए हैं या नहीं दिए रिगार्डिंग दिस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, सो यू कैन लुक फॉर देयर डिस्क्लोजर्स आल्सो।
Any doubt? No doubt. अच्छा, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स। इंक्वायरीज क्या बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इंक्वायरीज क्या है हाँ और आप किन किन से कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो अगेन आप मैनेजमेंट या अदर्स जो आपके विद इन दी एंटिटी पर्सनल है या इवन एक्सटर्नल पार्टी से आप इंक्वायरीज करके देख सकते हो कि जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये इंक्वायरीज आपकी मैनेजमेंट से भी हो सकती है, इन हाउस पर लीगल काउंसिल से हो सकती है, आपकी टीसीडब्ल्यूजी से हो सकती है, आपकी कोई एम्प्लॉय पर्सनल से हो सकती है, आप एक्सटर्नल पार्टी से इंक्वायरीज कर सकते हो, आप उन एम्प्लॉय से इंक्वायरीज कर सकते हो जो बेसिकली आपकी प्रोसेसेस को इनिशिएट, ऑथराइज, प्रोसेस या रिकॉर्ड कर रहे हैं। यू कैन इंक्वायर विद देम। आप इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरीज कर सकते हो, इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर सकते हो, लाइक रिलेटेड टू लिटिगेशन, compliance पार्ट, योर नॉलेज ऑफ फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड, वारंटीज, पोस्ट सेल ऑब्लिगेशंस, बिकॉज इन हाउस लीगल काउंसिल लीगल मैटर्स देखेगी तो उनसे आप लीगल मैटर रिगार्डिंग इंक्वायरीज रेज कर सकते हो। आप मार्केटिंग, सेल्स पर्सनल से इंक्वायरीज कर सकते हो, लाइक कि क्या बेसिक सेल ट्रेंड चल रहे हैं, क्या प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज हैं, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है कंपनीज की। ओके, यस। सो अगेन इन इंक्वायरीज का पर्पस क्या है बेसिकली कि ऑडिटर को कोई अनयूजुअल चीजें तो नहीं दिख रही है तो ही कैन डू सम अदर टेस्टिंग टू गैदर मोर एविडेंसेस। ओके, हाँ नेक्स्ट आते हैं आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं बेसिकली, जब हम क्या करते हैं, बेसिक स्टडी कर रहे हैं कुछ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। So when you are comparing some data by using some ratios, some comparison, some charts, so these are called analytical procedures. Basically हम analytical procedures किस लिए करते हैं, ताकि कुछ हमें कुछ fluctuations तो नहीं दिख रही, relationship that are inconsistent with other relevant information. कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी की जो सेल्स है, यू आर कंपेयरिंग दीज सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट विद द इंडस्ट्री एवरेज, और आप ये देख रहे हो कि कंपनी की अनएक्सपेक्टेड मतलब इंडस्ट्री एवरेज से तो इनकम्पेरेबल है बिल्कुल, कि जो इंडस्ट्रीज ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी की बहुत ज्यादा हाई सेल्स दिखा रखी है, दैट मींस देयर मे बी सम प्रॉब्लम। या आप ये चेक कर सकते हो कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट सडन इंक्रीज हो गया, तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं उस इंक्रीज होने के, कि क्या कंपनी की सेल्स बढ़ी है या कंपनी की कॉस्ट कम आ गई जिसकी वजह से उसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है। सो व्हाट विल बी द रीजन। अगर आपको कुछ रीजंस नहीं दिख रहे, डेट मीन्स कंपनी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। आप एनालिटिकल प्रोसीजर वापस एक्सप्लेन करो ना, मुझे थोड़ा ही समझा। Yes. So analytical procedures basically use some relationship between your financial and non-financial data to look for some fluctuation, some relationship that are inconsistent with the relevant info or differ from the expected value by a significant amount. So basically you use some ratios, some comparisons, uh, to analyze your data, okay, to look for any adequacy of evidences gathered in response to unusual or unexpected balances, unusual or unexpected balances or relationship that were not previously identified. For example, आप क्या कर रहे हो, कुछ ratios check कर रहे हो कंपनी के, जैसे current ratio, your debt to equity ratio, your मतलब आप लिक्विडिटी रेशियोज देख रहे हो कंपनी के, सॉल्वेंसी रेशियोज देख रहे हो, उनकी इन्वेंट्री टर्नओवर देख रहे हो, आप मैनेजमेंट टर्नओवर देख रहे हो। सो इट कैन गिव यू सम आइडिया, लाइक अगर कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, बहुत कम है, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर कम जा हो कंपनी की कम है, डेट मीन्स कंपनी की इन्वेंट्री स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग
का क्या रीजन हो सकता है कि कंपनी की इन्वेंट्री बिक ही नहीं रही, तो इसका मतलब या तो उसकी इन्वेंट्री पड़े पड़े खराब हो रही है तो क्या कंपनी ने ऑब्सोलीट में डाली है वो इन्वेंट्री या नहीं डाली, या स्टिल वो अभी भी फुल कॉस्ट पर उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये समझा। एक क्वेश्चन है कि ये यस, जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं या इंडस्ट्री के साथ? ये आपके कंपैरिजन डिफरेंट है। देखो, आप उसे बजटेड और फोरकास्ट भी कर सकते हो, मतलब आप बजटेड वर्सेस एक्चुअल भी चेक कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर नंबर के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये आपकी डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स आते हैं कि जिसमें आप रेशियोज भी चेक कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर नंबर के साथ कंपेयर कर सकते हो, आप इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हो, आप ओरिजिनल वर्सेस बजटेड यूज कर सकते हो, या आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा कंपेयर कर सकते हो, जैसे कंपनी के स्पेस कितना है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। तो अगर कंपनी के पास स्पेस ही नहीं है लेकिन इन्वेंट्री इतनी ह्यूज दिखा रखी है, तो क्या रीजन है कि स्पेस तो है नहीं और इन्वेंट्री इतनी है, तो फिर वो कहाँ पर लोकेटेड है इन्वेंट्री। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स आते हैं आपके एनालिटिकल के अंदर। ठीक है, ओके। जैसे आपने कंपनी के रेशियोज चेक किए, आपने उसके लिक्विडिटी रेशियोज चेक किए, सॉल्वेंसी रेशियोज चेक किए, एंड आप क्या देख रहे हो कि वो इंडस्ट्री एवरेज से बहुत कम चल रहे हैं। इट मीन्स कि हो सकता है कंपनी की कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो, कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोज हो, या कंपनी के कैश फ्लोज डाउन जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी की लिक्विडिटी इश्यूज रेज हो सकते हैं कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज ना पे कर पाए। तो डेट मीन्स इट कैन गिव राइज टू गोइंग कंसर्न डाउट ऑल्सो, कि कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोज चल रहे हैं, डेप्थ मिल नहीं रही, क्रेडिट रेटिंग्स कम हो रही है। तो इस केस में गोइंग कंसर्न डाउट रेज हो सकते हैं कि कंपनी क्या एग्जिस्ट भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर गोइंग कंसर्न डाउट है तो उसके रिगार्डिंग क्या मैनेजमेंट के प्लान्स है, और मैनेजमेंट ने प्लान कर रखे हैं तो फिर क्या वो प्लान्स प्रॉपरली मतलब मिटिगेट कर सकते हैं उस रिस्क को या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर्स दिए हैं, गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर्स चाहिए होते हैं आपको। तो अगर नहीं दिए तो इसका मतलब देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम गैप, कि जो डिस्क्लोजर्स देने चाहिए थे वो डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए। तो डिपार्चर है तो डेट मीन्स यू कैन चेंज योर ओपिनियन ऑल्सो। ठीक है, यस, समझा। ऐसे ही अगर जैसे आप रेशियोज चेक कर रहे हो, आप मैनेजमेंट टर्नओवर चेक कर रहे हो, कि जिसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो मैनेजमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है, उनकी टर्नओवर का मतलब ज्यादा आ रही है, कि मैनेजमेंट जो है टिक ही नहीं रही, मतलब या एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में रह ही नहीं रहे, कि वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्यों चेंज हो रहे हैं वो, सो देयर मे बी सम रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, या आप हाँ। तो ऐसी मतलब डिफरेंट चीजों, डिफरेंट उसके लिए हम अलग अलग एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, कि जिससे हमें कुछ अनयूजुअल ट्रेंड्स दिख सकते हैं। जैसे आपने कंपनी की सेल्स आपने मान लो कंपेयर करी, और आप क्या देख रहे हो कि अनएक्सपेक्टेडली इस ईयर में इतनी हाई जा रही है एज कंपेयर टू अदर ईयर्स ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड्स कंपेयर कर रहे हो 5-6 साल के, तो आप क्या देख रहे हो कि सडन इंक्रीज आ रहा है इस साल में सेल में। तो उस सेल के इंक्रीज होने के क्या रीजन हो सकते हैं। अगर आपको उसके स्पॉटिंग रीजंस मिल रहे हैं तो डेट इज ओके, बट नहीं मिल रहे तो डेट मीन्स कंपनी कहीं ना कहीं अपनी सेल्स को अपने सेल्स फिक्टिशियस दिखा रही है, मींस की जो सेल्स हुई नहीं है स्टिल इट इज शोइंग दैट। ओके, सो आपके एनालिटिकल प्रोसीजर रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे आपको कोई डेटा दे दिया कंपनी का और ये कहा कि इसका ये रेशो या करंट रेशो मान लो ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो आपको उसका पॉसिबल रीजन ढूंढना पड़ सकता है कि क्या रीजन हो सकता है कि कंपनी का रेशो कम हो गया या ज्यादा हो गया। तो ये कंपनी एमसीक्यू में आएगा या स्टिमुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आएंगे? मेरा तो सिमुलेशन बेस्ड आया था। ओके। यस, कि रेशो दे दिया
और रीजन पूछ रखा था कि रेशो के चेंज होने का रीजन क्या हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर दे दी हाँ। और आपको कंपनी की फाइनेंशियल्स दे रखी है, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेंज होने की वजह से मेरा रेशो चेंज हो रहा है, या इन्वेंट्री चेंज होने की वजह से, या कोई और रीजन है कंपनी का कि जिसकी वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर चेंज हो रही है, या ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कंपनी के बड़े हैं या घटे हैं। तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि हो सकता है कंपनी की कॉस्ट कम हुई हो क्योंकि उसने नई टेक्नोलॉजी डेवलप मतलब लाई है, जिससे ओके, जिससे टाइम बहुत कम लग रहा है और उसका प्रोडक्शन इफेक्टिव हो रहा है। समझा। ठीक है, ये सारी होती है आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स में, जिसमें हम बेसिक कंपैरिजन करते हैं। In some cases, analytical procedure can be more effective or efficient than test of details. So, आपके sometimes analytical procedures आपको ज़्यादा like effective evidences दे सकते हैं as compared to your test of details. Effective expected effectiveness and efficiency in identifying the potential misstatement depend upon or among the following: the nature of assertion, the plausibility and predictability of relationship, the availability and reliability of data. So when you are comparing, आप नंबर्स कंपेयर करो, रेशियोज कंपेयर करो, तो उसके रिगार्डिंग आपको कितने अच्छे एविडेंसेस मिलेंगे, इट विल डिपेंड की, बिकॉज हर केस में आपके एनालिटिकल प्रोसीजर इफेक्टिव नहीं रहेंगे। इट विल डिपेंड कि आप किस असर्शन के लिए वो चेक कर रहे हो, क्या रिलेशनशिप लेकर चल रहे हो, क्या डेटा यूज किया आपने, और द प्रिसीजन ऑफ द एक्सपेक्टेशन। ओके, so sometimes data appear to be related when they are not. The auditor should understand the reason that make the relationship possible. ठीक है, कि जब आप डेटा कंपेयर करें और आपको लग रहा है कि ये डेटा रिलेटेड है एंड यू आर कंपेयरिंग दोज डेटा, लेकिन एक्चुअल में उन डेटा का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उस केस में आपके रिजल्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगे। Presence of unexpected relationship that can provide important evidence when appropriately scrutinized. As higher level of assurance are desired from analytical procedure, more predictable relationship are required to develop the expectation. Relationship in a stable environment. So basically क्या relationship लेकर चल रहे हो आप डेटा के अंदर, आपका डेटा रिलायबल कितना है, कि आप वो डेटा कहाँ से ले रहे हो। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, सो बेसिकली आप वो डेटा कहाँ से गैदर कर रहे हो, सो इट विल अफेक्ट देयर रिलायबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, कि आपके कंपनी के कंट्रोल अच्छे हैं और आप वहां से डेटा ले रहे हो, तो दैट मीन्स कि ठीक है, डेटा आपका रिलायबल होगा। या आप एक्सटर्नली ले रहे हो या विद इन दी एंटिटी ले रहे हो, तो कौन सा डेटा ज्यादा रिलायबल होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, क्वेश्चन एक्सटर्नल वाला ज्यादा रिलायबल होगा। whether the data was subjected to audit testing in the current or prior year, कि जो डेटा आपने लिया है वो डेटा एक्चुअल में ऑडिटेड हुआ है या नहीं हुआ। लाइक प्रीवियस ईयर नंबर्स तो उठा लिया आपने, लेकिन क्या प्रीवियस ईयर में ऑडिट हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है। ठीक है, हाँ। the expectation should be precise enough to obtain the desired level of assurance. The differences may be potential material misstatement individually or aggregated with other misstatements. So आपकी जो भी मिसस्टेटमेंट आ रही है, हो सकता है कि वो मिसस्टेटमेंट में भी इंडिविजुअली है या कुछ कलेक्टिवली मिसस्टेटमेंट आ रही है। सो इट विल, जब ऑडिटर कंपेयर करेगा रिजल्ट को, ही विल डिसाइड कि क्या रीजन हो सकते हैं और क्या मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। ऑडिटर शुड इवेल्युएट सिग्निफिकेंट अनएक्सपेक्टेड डिफरेंसेस। तो अगर आपको कोई बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है, आप यू विल कंसर्न अबाउट दोज डिफरेंसेस एंड यू विल लुक कि क्या रीजन हो सकते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया कि टर्नओवर आपकी कम है, तो फिर उसके क्या रीजन है, या आपकी
सेल्स सडन इंक्रीज हुई है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो अगर आप उसके रिगार्डिंग आप एविडेंसेस गैदर करोगे। ओके। हाँ। Auditor should document the following. So whatever you are doing, whatever you are getting, you have to document all the things in your work papers. Is it clear? हाँ। ठीक है। सबटेंटिव प्रोसीजर्स आपके क्या होते हैं, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ये। एनालिटिकल भी आ गए आपके फिर से, एक बार मैं फिर भी कल करा दूंगी इसे दोबारा। अच्छा, एनालिटिकल में आप पूछ रहे थे ना, ये वही सम वाला एग्जांपल। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको। ठीक है। इसके बाद आपकी नॉन ऑडिट एंगेजमेंट है, जैसे हम ये पढ़ चुके हैं नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, तो अटेस्टेशन एंड ऑल ये सब। ओके। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल कंफर्मेशन आएगा आपका डिटेल में। हाँ। अकाउंटिंग एस्टिमेट भी हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ बट मुझे मैं एक बार अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वापस थोड़ा ब्रीफ, मतलब ऐसे शॉर्ट में बट एक्सप्लेनेशन चाहिए। आज ही मैं ठीक। वो रिवाइज कर रही थी तो मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था। हम्म। तो ये आपकी कुछ कुछ मतलब डिटेल्स में गिवन है, वैसे हम ये सारे डिस्कस कर चुके हैं, इन्वेंट्री के, लिटिगेशन हाँ। के। ठीक है, एक बार मतलब ओवरव्यू कर लेंगे इसका भी। ओके। उसके बाद है आपके गोइंग कंसर्न आउट आ जाएगा आपका, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, कंक्लूजन्स, कम्युनिकेशन। ये सिंगल ऑडिट है, यूनिफॉर्म गाइडेंस फॉर सिंगल ऑडिट। हाँ, सिंगल ऑडिट हमारा रहता है अभी। ठीक है। वो सर ने आपकी कोई क्लास ली अभी? नहीं, कल भी नहीं हुई थी हमारी कोई। अच्छा, ठीक है। आपकी इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर आ जाएगा। बस मतलब अब आपके यही प्रोसीजर्स ही चलेंगे कुछ दिन, तो देन आपकी रिपोर्ट्स आएंगी, ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। कि आपको कौन सा ओपिनियन देते हो, कब कब दोगे। ओके। ठीक है, तो हम ये फिर कल डिस्कस करेंगे। डन।